जय हिंद मित्रों। मध्यकालीन इतिहास के चौथे चैप्टर में आपका स्वागत है। जो इस चैनल पर नए आए हैं वह जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है वह हमारे चैनल को अपने दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक आदि में शेयर करें ताकि हमारे ऑडियंस का आकार बड़ा से बड़ा हो और थोड़ा बहुत हमें भी काम करने में मन लगे। खैर, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि 8 से 10 शताब्दी तक उत्तरी भारत में कौन से 3 साम्राज्य प्रमुख थे और आशा है कि आपको उनके नाम याद होंगे। नहीं याद है तो मैं आपको बता देता हूँ कि उनके नाम थे राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल। तो ये तीनों वंशों से संबंधित मैप भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। आप चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर पिछले वीडियो को देख सकते हैं यदि आपने पिछला क्लास मिस कर दिया होगा तो। हमने इन तीनों वंशों के राजाओं की चर्चा की और यह जाना कि किस प्रकार ये लोग आपस में संघर्ष करते रहे और किस प्रकार कन्नौज को हासिल करना इनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गया था। ये लोग आपस में लगभग 200 वर्षों तक लड़ते रहे, पर प्रमुख रूप से उत्तर भारत में प्रतिहार साम्राज्य का ही वर्चस्व रहा और पूर्वी भारत में पाल वंश और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश अपना दबदबा बनाए रखे। पर प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद यानी लगभग 963 ईस्वी के बाद उत्तर भारत में कई राजपूत राज्यों की नींव पड़ी। इनमें सबसे प्रमुख कन्नौज के गहदवाल, मालवा के परमार और अजमेर के चौहान थे। देश के अन्य भागों में भी छोटे छोटे राज्य थे। उदाहरण के लिए जो आधुनिक जो जबलपुर है मध्य प्रदेश के निकट, कलचुरी राज्य था वहाँ। बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ चंदेल राज्य था और गुजरात में चालुक्य राज और दिल्ली में तोमर वंश था। तो इन लोगों का वर्चस्व था। जहाँ तक रही पूर्वी भारत की बात, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि बंगाल और बिहार पर पहले पाल वंश का अधिकार था लगभग 750 ईस्वी से 1197 ईस्वी तक। मगर बाद में जाकर वहाँ सेन वंश का अधिकार स्थापित हो गया। किसका अधिकार स्थापित हो गया? सेन वंश का। तो आप जानते हैं कि पाल वंश के एक महत्वपूर्ण शासक हुए थे जिनका नाम था महीपाल। उनकी मृत्यु के बाद पाल राज्य की शक्ति कम हो गई और इसी चीज़ का लाभ उठाकर कन्नौज के गहद वालों ने पालों को बिहार से धीरे धीरे खदेड़ दिया और बनारस को अपनी दूसरी राजधानी बना लिया। इसी दौरान अजमेर के चौहान अपने साम्राज्य का विस्तार गुजरात की ओर कर रहे थे। वे दिल्ली तथा पंजाब की ओर भी बढ़ रहे थे। इस प्रयास में उन्हें कन्नौज के गहद वालों का भी सामना करना पड़ा था। खैर, 1000 से 1200 ईस्वी के बीच मध्य एशिया में तेजी के साथ बदलाव हुआ और इन्हीं बदलावों के चलते इस काल में गजनवियों तथा तुर्कों के उत्तर भारत में ताबड़तोड़ आक्रमण हुए। 9वीं शताब्दी के अंत तक ट्रांसऑक्सियान, खुरासान तथा ईरान के कुछ भागों पर सामानी शासकों का राज्य था। किसका राज था? सामानी शासकों का राज्य था, जिनको तुर्कों का आक्रमण हमेशा आए दिन झेलना पड़ता था। इसी संघर्ष के कारण एक नए प्रकार के सैनिक का वहाँ उदय हुआ जिनका नाम गाजी था। तुर्क लोग प्रकृति को ही अपना भगवान मानते थे और प्राकृतिक चीज़ों की ही वो लोग पूजा करते थे, इसलिए वे मुसलमानों की दृष्टि में काफिर थे। काफिर का मतलब गैर मुस्लिम थे। मुसलमानों के मन में कहीं न कहीं यह जरूर था कि हमें तुर्कों से अपने राज्य की रक्षा तो करनी ही है, साथ ही साथ अपने धर्म को भी बचाना है और इस्लाम की भी रक्षा करनी है। गाजी सैनिक योद्धा जो थे वो धर्म रक्षक भी थे और योद्धा भी थे, दोनों चीज़ थे। इसलिए कई तुर्क मुसलमान में कन्वर्ट कर दिए गए और जो तुर्क गैर मुसलमान थे उनका संघर्ष इन मुस्लिम राज्यों से रुका नहीं, वो चलता ही रहा। तो जो तुर्क मुसलमान बन गए थे वे इस्लाम धर्म के कट्टर संरक्षक तथा प्रचारक बन गए थे।
तो ये एक कड़वा सच है, आप लोगों को जानना चाहिए कि जब भी किसी को उनके मन के विरुद्ध कोई काम करवाया जाता है तो जिसके साथ गलत काम हुआ हो वो चाहते हैं कि अगला भी गलत मेरी तरह ही गलत करे। तो ये जीवन की एक सच्चाई है, यानी उनके मन में रहता है कि जब मेरे साथ गलत हुआ है तो अगले के साथ गलत क्यों ना हो। तो ऐसी भावना मन में आ जाती है और बाद में वो समझने लगते हैं कि उनके साथ जो हुआ है वह सही हुआ है और आगे भी ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए मुस्लिम धर्म जो है वो कट्टर बनते चला गया धीरे धीरे, क्योंकि लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया और जिन्हें मुसलमान बना दिया गया वो आगे और भी कट्टर मुसलमान हो जाते थे और ये प्रक्रिया आज भी जारी है। तो वही हाल तुर्कों का हुआ। जब वह गाजी सैनिकों के द्वारा मुसलमान बना दिए गए तो उन्हें लगा कि धर्म का संरक्षण उन लोगों को बन जाना चाहिए और इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करना चाहिए। तो भले ही वे मुस्लिम धर्म के पुरोधा बन गए पर उनकी जो लूट करने की जो प्रवृत्ति थी पहले जो तुर्कों वाली, वो कैसे चेंज हो सकती थी। तो वो लोग अपना लूट पाटो अपना वो चालू रखे। तो जो सामान्य शासक थे जिनकी अभी भी हमने चर्चा की थी, वे मूलतः ईरान के ही थे। तो उनमें एक तुर्क गुलाम हुआ था जिसका नाम था अल्पतगीन। उसकी आयु 34 वर्ष की थी और उसको खुरासान का सेनापति चुन लिया गया था। उसने मध्य एशिया में अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया जिसकी राजधानी गजनी थी। दरअसल गजनी वंश का जन्मदाता अल्पतगीन ही था। उसके अंदर 1700 तुर्क गुलाम थे जिनमें से उसने सुबुत्तगीन को लायक समझा और उसे ही अपना उत्तराधिकारी चुना। अल्पतगीन के मरने के बाद सुबुत्तगीन ने अपना स्वतंत्र राज गजनी में स्थापित कर लिया। शक्ति ग्रहण करने के बाद उसने उत्तर भारत की ओर कदम उठाया और 986 ईस्वी में सुबुत्तगीन ने जयपाल के विरुद्ध सेना भेजी जिसमें जयपाल की सेना को भारी क्षति उठानी पड़ी। अपनी मृत्यु के पहले ही सुबुत्तगीन ने अपने राज्य में पूरा अफगानिस्तान, खुरासान, बल्ख और भारत के पश्चिमोत्तर सीमा को शामिल कर लिया था और इसका ही एक बेटा था जिसका नाम था महमूद गजनवी, जो उसकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठा। सिस्तान के राजा खलफ बिन अहमद को हराकर महमूद गजनवी ने सुल्तान की उपाधि धारण की और इतिहासकार मानते हैं कि सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला वह पहला शासक था। तो गजनवी क्या था? सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। तो गजनवी अपने राज्य गजनी को एक विशाल और शक्तिशाली साम्राज्य बनाना चाहता था, इसलिए उसने मध्य एशिया के कुछ भागों को जीत लेना ही सही समझा। पर यह इतना आसान नहीं था। उसके लिए उसे अपार धन की और एक विशाल सेना की जरूरत थी जो उस समय उसके पास नहीं थी। इसके लिए उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच उसने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए, माने कि 17 बार उसने 26 साल के अंदर भारत पर आक्रमण कर दिए। दरअसल यहाँ से भारत की दुर्दशा का इतिहास शुरू हो जाता है जो अंत में जाकर 1947 में जब हम लोग स्वतंत्र हुए तब जाकर खत्म हुआ। गजनवी ने पहला हमला 1000 ईस्वी में पंजाब एवं पेशावर के राजपूत राजा जयपाल पर किया और उसे हरा के बंदी बना लिया। बाद में उसने जयपाल से 2,50,000 दीनार लेकर उसे छोड़ दिया। इस हार की आत्मग्लानि के चलते जयपाल ने आग लगाकर खुद को मार डाला था। रास्ते में पंजाब के शासक जयपाल के पुत्र आनंदपाल ने अपने पिता का बदला गजनवी से लेना चाहा पर वो भी असफल रह गया। तो जयपाल की जो पोता था, जो पौत्र कहते हैं जिसको, सुखपाल नाम था, वो तो मुसलमान ही बना दिया गया और उसका नाम बदलकर नवाशा शाह रख दिया गया और फिर गजनवी ने उसे मुल्तान का राजा नियुक्त कर दिया। महमूद के इन आक्रमणों से उत्तर भारत निवासी बहुत भयभीत हो गए थे क्योंकि इस काल में जो भी उसका विरोध करके उसे रोकना चाहता था उसी को वह अपने रास्ते से साफ कर देता था। 1008 ईस्वी में महमूद गजनवी जो था वो आनंदपाल पर पुनः हमला कर दिया क्योंकि उसने अपने पिता जयपाल की हार का बदला लेने के लिए अनेक राजपूत राजाओं को एक शक्तिशाली संघ बना लिया था। तो उस पर
महमूद गजनवी को हमला करना पड़ा। इस युद्ध में पंजाब, ग्वालियर, कन्नौज, दिल्ली, अजमेर, कालिंजर, उज्जैन आदि राज्यों की सेनाएं मिलकर लड़ रही थी। एक इतिहासकार का मानना है कि जो महमूद गजनी है उसको इससे पहले इतनी बड़ी सेना का मुकाबला कभी जीवन में करना नहीं पड़ा था। ये पहली बार था कि इतनी बड़ी सेना से वो लड़ने जा रहा था। 1009 ईस्वी में गजनवी ने नगरकोट के मंदिर के धन को लूटने के लिए हमला कर दिया। उसकी सेना ने आसपास के क्षेत्रों को खूब लूटा और खूब उजाड़ दिया उसको। वहाँ के राजा ने आत्मसमर्पण कर दिया। कहा जाता है कि गजनवी ने लूट में 700 मन सोना और बहुत सारे हीरे जवाहरात लूट लिए। उसके सैनिकों ने न केवल मंदिरों को तोड़ा बल्कि पूरे नगर को भी जी भर के लूटा। इससे राजपूत सेना में घबराहट पैदा हो गई। गजनवी की सेना ने पीछे हटते हुए राजपूतों का पीछा किया। इस युद्ध में करीब 20,000 सैनिक मारे गए तथा महमूद गजनवी को बहुत सारा धन मिला। महमूद ने राजपूतों के संगठित प्रयास को भी विफल कर दिया। तो जिस पहली बार वो इतनी बड़ी सेना से लड़ रहा था तो मंदिर भी लूटा, सारा कुछ लूटा, धन लूटा, हीरे जवाहरात लूटे और इतना बड़ी जो राजपूतों की सेना थी उसको भी वो हरा दिया। 20,000 सैनिक मारे गए। 1018 ईस्वी में महमूद का एक अन्य महत्वपूर्ण हमला सबसे बड़े राजपूत राज्य कहाँ हुआ? कन्नौज पर हुआ। रास्तों के अनेक शहरों को लूटता हुआ कन्नौज पहुंचा। वहाँ उसने जी भर के मंदिरों को तोड़ा और उसे लूटा। खूब सारे हीरे जवाहरात वहाँ से दीवारों से वो उखाड़, हम लोगों की दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे होते थे तो वो सारा कुछ उखाड़ के ले गया। सन 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी 80,000 की विशाल सेना लेकर रेगिस्तान को पार करता हुआ सोमनाथ पहुंचा। कुछ राजपूत राजा मंदिर की रक्षा के लिए वहां पहले से ही तैयार थे। एक भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजपूतों को हार मिली। मंदिर में महमूद गजनवी ने शिवलिंग की मूर्ति को तोड़ दिया। यहाँ से वह बहुत बड़ी संपत्ति और कई चंदन की लकड़ी से बने जो दरवाजे थे वो भी अपने साथ ले गया। सोमनाथ का आक्रमण उसका 16वां आक्रमण था जो सबसे बड़ा आक्रमण था। महमूद जब सोमनाथ को लूट कर वापस जा रहा था तो रास्ते में पंजाब के जाटों ने उस पर हमला कर दिया, पर उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। और आप सोचिए कि इस खूंखार इंसान के नाम पर ही पाकिस्तान के लोग अपने मिसाइल का नाम रखते हैं गजनवी मिसाइल, जबकि सच्चाई यह है कि गजनवी के आक्रमण के समय तक तो हम सब हिंदू धर्म के थे और पाकिस्तान तो बहुत बाद में बना, लगभग सोची तो 950 साल बाद बना, इसलिए वो उनका हीरो कैसे हो सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि आप समझ रहे हैं कि आपने हमारा धर्म परिवर्तन किया, आपने हमारे धर्म को लूटा, इज्जत लूटी, इसलिए आप हमारे लिए धन्य हैं। आपके नाम पर हम मिसाइल बनाएंगे और आपकी पूजा करेंगे। तो यह तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। इसके पीछे भी बस वही सिद्धांत है जो मैंने आपको बताया, वीडियो के बीच में जिक्र किया था, याद कीजिए उसको। तो खैर, गजनवी की मृत्यु 1030 में हुई और उसके बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र जो था, बड़ा पुत्र शहाबुद्दीन मोहम्मद सिंहासन पर बैठा। गजनवी के जुड़वां पुत्र थे, छोटे बेटे का नाम मसूद था। शहाबुद्दीन को गजनी क्षेत्र दिया गया और मसूद को खुरासान, इराक और ईरान के सिंहासन पर बिठाया गया। फिर बाद में बहुत सारी कहानी है दोनों के बीच। अपने बड़े भाई का मसूद ने आँख फोड़ डाला, फिर उनके बाल बच्चे भी आपस में लड़ते रहे और फिर धीरे धीरे गजनवी वंश का अंत हो गया और एक नए वंश का उदय हुआ जिसे हम लोग गौर वंश के नाम से जानते हैं। गौर वंश का पहला सुल्तान गयासुद्दीन मोहम्मद माना जाता है, जिसने अपने भाई शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर को गजनी का शासक बना दिया 1173 ईस्वी में। इसी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर को हम और आप क्या जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं। गौरी ने भी भारत पर आक्रमण करने का फैसला लिया। इसके पीछे इतिहासकार कारण मानते हैं वही, पहला है कि वह मुल्तान और पंजाब पर अधिकार करना चाहता था। दूसरा है कि वह भारत में एक स्थायी मुस्लिम राज्य स्थापित करना चाहता था, यानी यहाँ के सभी हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता था।
और फिर वह भारत के धन तथा सैन्य सम्मानों को प्राप्त करके मध्य एशिया में सफलता प्राप्त करना चाहता था। तो ये 3 कारण इतिहासकार बताते हैं गौरी के हमले के पीछे भारत में। गौरी ने भारत पर अधिकांश आक्रमण 12वीं शताब्दी के अंत में किए। यदि उसके प्रमुख आक्रमणों के बारे में कहूँ तो वो ये हो सकते हैं। पहला है कि मुल्तान और उच्च पर आक्रमण 1175 ईस्वी के आसपास। फिर है अनहिलवाड़ा जो गुजरात में था, वहाँ आक्रमण हुआ 1178 में। पेशावर, सियालकोट और लाहौर पर आक्रमण हुआ। फिर पृथ्वीराज पर असफल आक्रमण हुआ जिसको तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। फिर 5वां जो है वो पृथ्वीराज पर सफल आक्रमण हुआ, वह 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध से कहा जाता है, जिसमें से हम पृथ्वीराज पर आक्रमण के बारे में सिर्फ चर्चा करेंगे। मोहम्मद गौरी दिल्ली और गंगा दोआब पर बड़े आक्रमण के लिए तैयार हो गया था। गौरी ने 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, जो उस समय दिल्ली और अजमेर के शासक थे। गौरी ने जब भटिंडा और सरहिंद पर अधिकार कर लिया तो पृथ्वीराज एक विशाल सेना तराइन के मैदान में उसे रोकने के लिए पहुँचे और वहाँ एक भयंकर युद्ध हुआ। गौरी बुरी तरह उस युद्ध में घायल हो गया। उसकी सेना प्राण बचाने के लिए भाग उठी, गौरी भी भाग उठा और पृथ्वीराज ने सरहिंद और भटिंडा पर फिर से अधिकार कर लिया और इस तरह तराइन की जो प्रथम लड़ाई थी उसमें पृथ्वीराज को सफलता मिली। 1192 ईस्वी में गौरी अपने अपमान का बदला लेने के लिए अगले वर्ष ही 1,20,000 की एक विशाल सेना लेकर आया। पृथ्वीराज को अनेक राजपूत राजाओं ने सहायता दी थी उस समय, मगर एक इंसान छोड़कर जिसका नाम था राजा जयचंद। जयचंद की पृथ्वीराज के साथ कुछ पर्सनल व्यक्तिगत शत्रुता थी। यदि आपको व्यक्तिगत शत्रुता में इंटरेस्ट है तो बता दूं कि दरअसल पृथ्वीराज को कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री के साथ प्रेम हो जाता है, पर जयचंद जो है इस रिश्ते को मंजूर नहीं करता है वो। तो जयचंद इस प्रस्ताव से नाखुश होकर प्रस्ताव के प्रतिरोध में एक स्वयंवर का आयोजन करता है और पृथ्वीराज को आमंत्रित उसमें नहीं किया जाता है। लेकिन किस्मत में कुछ और लिखा था। स्वयंवर के समय नाटकीय रूप से पृथ्वीराज हाजिर हो जाते हैं और संयुक्ता यानी मतलब जयचंद की पुत्री का नाम था, उसको लेकर वह वापस अपने राज्य में आ जाते हैं, जिसको लेकर जयचंद जो है बहुत अपमानित महसूस करता है और इस अपमान का बदला उसने गौरी को युद्ध में सहायता देकर भी किया। खैर, इस युद्ध में पृथ्वीराज को हार का सामना करना पड़ा। इसको लेकर भी बहुत कहानियाँ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज को कैदी बना लिया गया और फिर उन्हें मार दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज ने गौरी की हत्या कर दी। और एक कहानी जो बहुत प्रचलित है वह है जब पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया तो इस पूरे घटनाक्रम में पृथ्वीराज के एक मित्र थे जो हमेशा उनके साथ रहे। विद्वानों का ऐसा मानना है कि उनके इस मित्र का जन्म भी उसी दिन हुआ था जिस दिन पृथ्वीराज का हुआ था और इन दोनों मित्रों की मृत्यु भी एक ही दिन लगभग एक ही समय पर हुई थी। हालांकि काफ़ी मतभेद भी उत्पन्न हुए हैं इतिहासकारों के बीच। तो पृथ्वीराज के इस मित्र का नाम था चंदबरदाई। चंदबरदाई को इनके राजकवि का दर्जा प्राप्त था। पृथ्वीराज के जीवन को सूक्ष्मता से अनुभव करने वाले उनके इस दोस्त ने पिंगल, जो कि राजस्थानी में ब्रिज भाषा का पर्याय है, तो पिंगल भाषा में एक काव्य ग्रंथ लिखा था जिसे हिंदी भाषा का प्रथम एवं सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ माना गया और उसका नाम क्या है ग्रंथ का? पृथ्वीराज रासो। चंदबरदाई का पृथ्वीराज के साथ अनुराग कुछ ऐसा था कि जब तराइन के द्वितीय युद्ध में पराजय के बाद इन्हें गजनी भेजा गया तो चंदबरदाई भी इनके साथ गए। वहाँ पृथ्वीराज चौहान को कई यातनाओं का सामना करना पड़ा। धातु की गन छड़ों से उनके जो है वो आँख फोड़ दिए गए। चंदबरदाई को अपने मित्र के साथ यह दुर्भाव तनिक भी नहीं भाया। तभी चंदबरदाई ने अपनी युक्ति से मोहम्मद गौरी का विश्वास जीता और उसका प्रिय मित्र बन गया, ऐसा कहा जाता है। तो एक दिन
चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज की जो शब्द भेदी बाण चलने की क्षमता का मोहम्मद गौरी को बताया, बहुत आकर्षक ढंग से बताया। तो शब्द भेदी बाण का मतलब हुआ कि आवाज़ सुनकर पृथ्वीराज तीर से निशाना एकदम सही मार देते हैं, ऐसा मोहम्मद गौरी को बताया। तो गौरी को जिज्ञासा हुई कि इस कला को देखने की, तो पृथ्वीराज को दरबार में बुलाया गया और कला प्रदर्शन का आदेश दिया गया। फिर पृथ्वीराज जो है अपनी कला का प्रदर्शन करते रहे। तभी सही मौका देख के चंद्रबरदाई ने एक दोहा पढ़ा। वो दोहा था इस तरह से कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। तो चंद्रबरदाई ने इस दोहे के जरिए पृथ्वीराज को बता दिया कि गौरी कितनी दूर और आपसे किस दिशा में बैठा हुआ है। फिर क्या था, पृथ्वीराज इस मौका को नहीं चूके, 24 गज और 8 अंगुल पर बैठे मोहम्मद गौरी को अपने तीर का निशाना बना लिया। तो इस तरह चंद्रबरदाई ने श्रेष्ठ मैत्री का परिचय देते हुए गौरी का वध करने में पृथ्वीराज की मदद की। इससे पहले कि शत्रु की तरफ से कोई और प्रतिघात होता इन दोनों पर, तो दोनों ने स्वयं को एक दूसरे को मारकर अपनी मित्रता को अमर कर दिया। तो ऐसा भी कहा जाता है, कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि इस तरह से हुआ था, मगर वाद विवाद तो बात की बात है। तो प्रसिद्ध इतिहासकार वीएम स्मिथ कहते हैं कि तराइन का द्वितीय युद्ध बहुत ही निर्णायक था, क्योंकि इस युद्ध में राजपूतों की शक्ति सदा के लिए नष्ट कर दी गई और भारत में मुसलमानों का राज पूरी तरह से स्थापित हो गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम मध्यकालीन भारत के चौथे चैप्टर की समाप्ति करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि मोहम्मद गौरी के बाद भारत में किसका वर्चस्व रहा। फिर हम मोहम्मद गौरी के एक गुलाम यानी दास के बारे में चर्चा करेंगे कि वह कैसे गुलाम से दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो आशा है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। यदि आप समझ रहे हैं तो उस इंसान का नाम कमेंट में लिखकर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों परिवारों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारा जो लोचन परिवार है वो बड़ा होता जाए और हम लोगों को भी वीडियो बनाने में थोड़ा सा उत्साह पैदा हो। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए विदा लेता हूँ। जय हिंद।